सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर गणित विषय को पढ़ा रहा हूं और इसमें आपके सारे चैप्टर हो गए हैं चैप्टर 7 तक और ये लास्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 8 और इसमें चैप्टर 8 में ही जो आपका लास्ट चैप्टर था चैप्टर 7 उसका आधा पार्ट जो है समलंब चतुर्भुज, वो भी हम इसी चैप्टर में, क्योंकि यह चतुर्भुज का चैप्टर है आपका, इसीलिए इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के समाप्त होने के साथ आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा और जिन्होंने चैप्टर 7 तक कंप्लीट कर लिया यानी वृत्त तक कंप्लीट कर लिया है वो लोग जरूर कमेंट करके बताएं। चैप्टर 7 कंप्लीट लिख के कमेंट करें और इस क्लास को भी लाइक करें। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका चैप्टर 8 और इसमें देखिए चतुर्भुज एवं उनके प्रकार एवं कोणों को पढ़ना है और हमको चक्रीय चतुर्भुज पढ़ना है। ठीक है, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं और हर एक चतुर्भुज किस तरीके से अलग होता है, खास होता है, क्या क्या चीजें पहले तो चतुर्भुज में होती हैं यह मैं आपको बताऊंगा, फिर अलग अलग चतुर्भुज के बारे में बताऊंगा, उनमें क्या विभिन्नताएं होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं उनकी। ये सारी चीजें आपको जब पता रहेगा तभी आप अलग अलग चतुर्भुज के बारे में जान पाओगे और उन पे आधारित प्रश्नों को हल कर पाओगे। ठीक, इतनी चीजें आपको सीखनी है। इसके बाद चक्रीय चतुर्भुज मतलब कि वृत्त के अंदर जब चतुर्भुज बनता है और जो चारों शीर्ष हैं वह परिधि पे होते हैं तो उसे हम लोग चक्रीय चतुर्भुज पढ़ते हैं और उस पे भी आधारित उसके भी कुछ विशेषताएं होती हैं, उस पे आधारित प्रश्न बनते हैं। इतनी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, तो 3 से 4 क्लास में आपका मैं पढ़ा दूंगा, आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, फिर आपका जो सिलेबस है वह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे। जो आपका नया संस्करण का राजन पवन सीरीज आएगा उसको मैं सॉल्व कराऊंगा और साथ ही साथ मिक्स्ड मॉडल पेपर लेकर के आऊंगा मैं आपके लिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो मैंने सॉल्व करा ही रखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इससे पहले की क्लासेस चाहे आपको देखनी हो, चाहे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मास्टर क्लास और राजन पवन सीरीज जो पहले पढ़ाया गया है, ये सारा सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्लेलिस्ट का लिंक है। मैथ के सामने वाला लिंक आप क्लिक करोगे तो मैथ की सारी वीडियोस खुल जाएंगी। इसी तरीके से आप सभी विषय हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं और बहुत बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं 4th सेमेस्टर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, चतुर्भुज तथा उनके प्रकार एवं कोण, क्वाड्रिलेटरल्स एंड देयर टाइप्स एंड एंगल्स। तो देखिए पहले चतुर्भुज होता क्या है, मीनिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल आप देखिए तो 4 सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। बहुत सरल सी परिभाषा है, 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। जहां 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है उसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं। अब यही 4 भुजाएं अगर हो जाएं और आकृति बंद रहे, बस इतना सा टर्म एंड कंडीशन है कि ये 4 सरल रेखाएं हैं या इन्हीं आप भुजाएं कह सकते हैं। 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। अब इसमें देखिए 4 भुजाएं तो होती ही हैं, 4 कोण भी होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं और 2 विकर्ण होते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए जैसे AD एक रेखा है, इस तरीके से समझिए। देखिए सरल रेखाओं की बात की जा रही है तो AD एक रेखा है, आप देखिए इस तरीके से ये रेखा जा रही होगी। इसको इस तरीके से AB रेखा ने इधर से काटा, फिर BC रेखा इस तरीके से जा रही होगी और CD रेखा इस तरीके से जा रही होगी। ठीक है, फिर ये रेखाएं जहां एक दूसरे को काट रही हैं उसको क्या बोल देते हैं, उसको शीर्ष बोल देते हैं। ये जो A बिंदु है, B बिंदु है, C बिंदु है, D बिंदु है, अब इनसे एक बंद आकृति बन गई तो इसे हम लोग क्या कह देते हैं, इसे हम लोग चतुर्भुज कह देते हैं। और ये जो रेखाओं का पार्ट है AB, इसे हम लोग क्या कह देते हैं, इसे हम लोग भुजा कह देते हैं। और A बिंदु जो है, इस बिंदु को शीर्ष कहते हैं। 4 शीर्ष होते हैं या वर्टेक्स इंग्लिश में बोलते हैं। तो A, B,
सी बिंदु और डी बिंदु, ये क्या हो गया, ये हो गया शीर्ष। ठीक है, और इस चतुर्भुज को कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से चतुर्भुज बना दीजिए, चतुर्भुज ए बी सी डी, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब इसके आगे देखिए इसमें क्या क्या चीजें होती है, जैसे ए बी एक भुजा हो गई, बी सी एक भुजा हो गई, सी डी एक भुजा हो गई और डी ए एक भुजा हो गई। ये चार भुजाएं हो गई और ये जो चार बिंदु हैं ए बी सी डी, ये वर्टेक्स से शीर्ष हो गए। और विकर्ण क्या होते हैं, किसी शीर्ष के सामने वाला जो शीर्ष, जैसे ए के सामने कौन सा शीर्ष दिख रहा है आपको, सी, तो ए से सी को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे विकर्ण कहते हैं। ए और सी क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। इसी तरीके से बी डी क्या हो जाएगा, ये भी विकर्ण हो जाएगा। तो ये दो विकर्ण होते हैं। ठीक, इन दो विकर्णों के बारे में आप समझ गए, जिसे डायगोनल कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद समझिए कोण। तो दो भुजाओं के बीच में, जहां दो भुजाएं एक दूसरे को काटती हैं, उनके बीच में जो अंश माप होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया। तो इस तरीके से ये चार कोण होते हैं और इन चारों को क्या कहते हैं, चतुर्भुज के कोण, या चतुर्भुज के कहीं अगर दिखेगा तो अंतः कोण लिख देगा। तो अंतः कोणों का भी मतलब क्या होगा, यही होगा। चतुर्भुज में चार अंतः कोण होते हैं या चार कोण होते हैं, ऐसा लिखा रहता है। अब संबंधित परिभाषाओं को आप देख लीजिए, जहां यहाँ पे जितनी चीजें मैंने आपको बताई वही चीजें यहाँ परिभाषाओं में लिखी गई हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, चतुर्भुज से संबंधित परिभाषाएं, डिफिनीशन रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटरल्स। पहला देखिए, भुजाएं हैं, साइड्स हैं। तो रेखाखंड ए बी बी सी सी डी और डी ए चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाएं कहलाती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये सब क्या है, ये सब चार भुजाएं हैं चतुर्भुज की। अब इसके बाद देखिए शीर्ष वर्टेक्स। तो किसी चतुर्भुज ए बी सी डी में बिंदु ए बी सी एवं डी चतुर्भुज के शीर्ष कहलाते हैं। बिंदु हैं, ये सभी बिंदु हैं। वर्टेक्स क्या होता है, शीर्ष क्या होता है, एक बिंदु होता है। और भुजाएं क्या होती हैं, एक रेखाखंड होती हैं। ठीक, तो ए बी सी डी ये सब क्या हो गए, भुजाएं हो गई। अब कोण देखिए, एंगल। कोण होता है चतुर्भुज ए बी सी डी में रेखाखंडों द्वारा शीर्ष पर निर्मित को कोण डी ए बी। ये देखिए, जैसे कोण लिखा उसके बाद डी लिखा, तो डी बिंदु से शुरू करेंगे और उसके बाद क्या लिखा है, ए, तो डी से आ जाइए ए पे, डी से आए ए पे और उसके बाद डी ए, उसके बाद लिखा है बी, तो फिर ए से बी पे जाएंगे। तो डी ए जो भुजा है और ए बी जो भुजा है, इसके बीच में यहाँ शीर्ष पे जो कोण बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोण डी ए बी। और इसे चतुर्भुज का कोण या अंतः कोण कहते हैं। तो इस तरीके से इस कोण को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, कोण डी ए बी। ठीक है, लिखने का तरीका भी आप समझ लीजिए। और इसको लिखना होगा, ये जो बी बिंदु पे बन रहा है तो इसे कितना लिख सकते हैं, ये देखिए ए से भुजा आ रही है बी पे, फिर बी से भुजा जा रही है सी पे, इन दोनों भुजाओं के बीच में एक कोण बन रहा है तो इसे लिखेंगे कोण ए बी डी। ठीक है, जिस बिंदु पे बनेगा वो बिंदु बीच में रहता है। तो इतना आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरीके से सी को लिखना होगा तो बी सी डी लिख देंगे, कोण बी सी डी, और डी शीर्ष पे जो कोण बन रहा है उसे कोण सी डी ए भी लिख सकते हैं, और चाहे तो कोण ए डी सी भी लिख सकते हैं। जो भी लिखेंगे दोनों का मतलब वही है, चाहे कोण ए डी सी लिखिए चाहे कोण सी डी ए लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों ही सही है। ये चारों क्या हो जाते हैं, ये चारों चतुर्भुज के अंतः कोण हो जाते हैं। अब इसके बाद देखिए विकर्ण डायगोनल क्या होता है। तो चतुर्भुज के शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। ये रेखा किसी बिंदु पर परस्पर प्रतिच्छेदित करती है, जैसे कि यहाँ पे AC और BD ये चतुर्भुज के विकर्ण हैं। जो बिंदु P है जहाँ पे ये विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं, P पर एक दूसरे को प्रच्छेदित कर रहे हैं, प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, तो ये बिंदु को क्या नाम दे दिया गया, P नाम दे दिया गया। ठीक, अब इससे जुड़ी विशेषताएं भी होंगी। किसी चतुर्भुज में आप पढ़ेंगे कि
ये विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं और बराबर भागों में बांटते हैं। कहीं पे आप सुनोगे कि बराबर भागों में बस बांटते हैं। तो ये सारी अभी विशेषताएं चतुर्भुज के प्रकारों में आपको पढ़ने को मिलेंगी। अब इसके बाद देखिए संलग्न भुजाएं क्या होती हैं। किसी प्रश्न में लिख दिया कि इस चतुर्भुज के संलग्न भुजाओं का मान बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? एडजेसेंट साइड्स जब आपको पता होगा संलग्न भुजाएं कहते किसे हैं, तब ना उस प्रश्न पे आप काम करोगे। तो संलग्न भुजाएं मालूम होना चाहिए। चतुर्भुज की चारों भुजाओं में जिन दो भुजाओं में एक शीर्ष उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन होता है उसे संलग्न भुजा कहते हैं। अब एक शीर्ष कॉमन रहेगा जिन भुजाओं में, उन भुजाओं को क्या कहेंगे? उन भुजाओं को हम कहेंगे कि ये संलग्न भुजाएं हैं। जैसे कि AB भुजा है और BC भुजा है, ये भुजा और ये भुजा। इन दो भुजाओं में आप देख पा रहे हैं कि जो B शीर्ष है यह कॉमन है, दोनों में ही आ रहा है, तो इन दोनों को संलग्न भुजाएं कहेंगे। या फिर BC और CD जो हो जाएगा, BC जो भुजा है और जो CD भुजा है, इन लोग को भी संलग्न कहेंगे। और जो DA और AB भुजा है, इन लोग को भी आपस में, दो भुजाएं जो होती हैं वह आपस में संलग्न कहलाती हैं। तो कोई भी दो पेयर, कोई भी दो भुजा जिनमें एक शीर्ष कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, उसे हम क्या कहेंगे? संलग्न भुजा कहेंगे। ठीक है। और इसी तरीके से अतः चतुर्भुज ABCD में संलग्न भुजाएं देखिए यहाँ पे लिखा गया है, AB और AD संलग्न भुजाएं हैं तथा भुजा AB और BC संलग्न भुजा है। BC और CD भुजा जो है संलग्न भुजा है और CD और DA परस्पर संलग्न भुजाएं हैं। इसके बाद देखिए संलग्न के साथ साथ सम्मुख भुजाएं आप लोग समझते होंगे। सम्मुख जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, अपोजिट साइड्स, मतलब एक दूसरे के सामने पड़ने वाले घर। जैसे एक गली में घर बने होते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं कि सम्मुख घर, एक दूसरे के आमने सामने के जो घर होते हैं उन्हें सम्मुख घर कहते हैं। ठीक है। अपोजिट, जैसे कोई फेमस जगह है, कोई फेमस मंदिर है, अपोजिट टू दिस मंदिर, मतलब इस मंदिर के सामने। ठीक इसी तरीके से तो चतुर्भुज की वे भुजाएं जो परस्पर आमने सामने होती हैं सम्मुख भुजाएं कहलाती हैं। चतुर्भुज ABCD में भुजा AB तथा CD एक दूसरे के सामने हैं, अतः इन्हें सम्मुख भुजाएं कहते हैं। तो AB और CD देख लीजिए, AB और CD ये दोनों भुजाएं क्या हैं? ये दोनों भुजाएं सम्मुख भुजाएं कहलाएंगी। AB और ये CD भुजा सम्मुख कहलाएगी। और कौन सी भुजा? ये BC भुजा जो है और ये जो DA भुजा है, ये सम्मुख भुजाएं कहलाएंगी आपस में। अब इसके बाद देखिए 7वां पॉइंट है अंतः तथा बाह्य कोण, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। तो जो कोण होते हैं या जिसे अंतः कोण बोलते हैं चतुर्भुज का, वो तो मैंने आपको बताया ही। ठीक है, वो चारों कोण मैंने यहाँ पे आपको बताया। अब बाह्य कोण क्या होते हैं यह आप देखिए। जैसे यहाँ पे AB जो है भुजा, इसको आगे बढ़ाएंगे इसी रेखा को। ठीक है, इसी रेखा को थोड़ा सा, AB जो भुजा है वह रेखाखंड है, इसी रेखाखंड को थोड़ा सा AB को पूरा इस तरीके से B बिंदु के आगे बढ़ा देंगे। जब B बिंदु से आगे हमने बढ़ा दिया और ये CB और उसके बाद जो ये रेखा हमने आगे बढ़ाया है, ठीक है, तो ये जो कोण बन रहा है बाहर की तरफ, इसे क्या कहेंगे? इसे बाह्य कोण कहेंगे। ये कोण देखिए चतुर्भुज के बाहर बन रहा है, इसीलिए बाह्य कोण या एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। ठीक है, एक भुजा को बढ़ाने के बाद, ठीक है, जो दूसरी भुजा है उसके साथ जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य कोण कहते हैं। इसी तरीके से इस BC भुजा को अगर हम बढ़ा देंगे, ठीक है, उसके बाद इसकी जो संलग्न भुजा है, इसकी जो संलग्न भुजा है उसके साथ जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे? उसे बाह्य कोण कहेंगे। इसी तरीके से यहाँ भी एक बाह्य कोण बनेगा और यहाँ भी एक बाह्य कोण बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे बाह्य कोण किसे कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल। अब इसके बाद देखिए चतुर्भुज में जितने टर्मिनोलॉजी थी, मतलब जितनी चीजें सीखनी थी आपको,
कि भुजा क्या होती है किसी चतुर्भुज में, शीर्ष क्या होता है, कोण क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, संलग्न भुजा क्या होती है, सम्मुख भुजा क्या होती है, अंतः बाह्य कोण क्या होते हैं, ये सभी चीजें आपने समझ लिया। अब हमको जो पढ़ना है, अब चतुर्भुज में क्या क्या चीजें होती है ये तो आपने समझ लिया, ठीक। अब आपको समझना है कि कितने तरीके के चतुर्भुज होते हैं, मतलब इस तरीके से समझिए कि घर बनाने में क्या क्या चीजें लगती हैं, ये आपने समझ लिया है, ठीक। अब कितने तरीके के घर बन सकते हैं यह आपको समझना है, ठीक है, कुछ ऐसा ही। तो चतुर्भुज के प्रकार आपको अब समझना है, कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। तो चतुर्भुज के प्रकार, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, तो चार भुजाओं से घिरी आकृति को भिन्न भिन्न आकार में बनाया जा सकता है, जो चतुर्भुज के प्रकार कहलाते हैं। चतुर्भुज जो होता है मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। तो इस तरीके से कितने तरीके से चतुर्भुज को बनाया जा सकता है अलग अलग, तो मुख्यतः 6 तरीके के चतुर्भुज जो होते हैं वह बनते हैं, बनाए जाते हैं, और इन्हीं 6 के विषय में आपको पढ़ना है और इन्हीं पे आधारित आपको प्रश्न जो है वह मिलेंगे आपकी परीक्षा में। तो देखिए, पहला है वर्ग, स्क्वायर, दूसरा है आयत, तीसरा है समचतुर्भुज, रोम्बस जिसे बोलते हैं, चौथा है समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, और पांचवा है समलंब जिसे ट्रेपेजियम बोलते हैं, छठवां है पतंग, काइट जिसे बोलते हैं। तो ये 6 के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, पहले वर्ग, फिर आयत, फिर समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, फिर पतंग। तो वर्ग देखिए, वर्ग एक तरीके से समझिए आइडल है, इसमें सब कुछ जो होता है बराबर होता है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो वर्ग क्या है, वर्ग स्क्वायर देखिए, तो ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण और सभी सम्मुख भुजाएं बराबर हों, वर्ग कहलाता है, ठीक है। तो प्रत्येक कोण जो होगा इसमें समकोण होगा, यानी कि 90 अंश का होगा इस चतुर्भुज में, और सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, यानी कि AB भुजा BC के बराबर, BC भुजा CD के बराबर, CD जो होगा DA के बराबर, ठीक। और प्रत्येक कोण जो हो जा रहा है 90 अंश का हो जा रहा है। आपको पता ही प्रत्येक कोण क्या है, समकोण है, यानी 90 अंश का है। तो यहाँ पे आपने समझ लिया, सभी भुजाएं बराबर, सभी कोण 90 अंश के और आपस में बराबर। और वर्ग के विकर्ण की अगर बात की जाए, तो विकर्ण की जो लंबाइयां होती हैं, जैसे एक विकर्ण हो गया AC और दूसरा विकर्ण हो गया BD, इन दोनों की लंबाई जो होती है वह आपस में बराबर होती है। तो वर्ग के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर और समद्विभाजित करते हैं। अब ये विकर्ण की लंबाइयां तो समान हो गई, और साथ ही साथ ये एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं, मतलब ये कोण भी जो होता है वह 90 अंश का होता है, ठीक है। और ये जो लंबाई, अगर AB जो विकर्ण है वह DB को 90 अंश पे काटता है, और AO, अगर ये जो बीच वाला बिंदु है इसे O नाम दे रहे हैं, तो AO बराबर होता है, AO बराबर होता है OC के, ठीक है। तो ये आपस में बराबर होते हैं, और इसी तरीके से BO बराबर होता है OD के, ठीक है। तो सम कोण पे काटते हैं विकर्ण एक दूसरे को, इन दोनों विकर्णों की बात की जा रही है, AC और BD की। ये दोनों एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं और बराबर भागों में काट देते हैं। तो अब इतना समझ गए आप यहाँ पे। तो वर्ग के विषय में आप समझ गए, चारों भुजाएं बराबर, चारों अंतःकोण 90 अंश के, दोनों विकर्णों की लंबाई समान, दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पे काटेंगे और 2 बराबर भागों में एक दूसरे को बांट देंगे। अब इसके बाद अगला चतुर्भुज जो है दूसरा हम देखेंगे आयत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, तो देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश और सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर हों, आयत कहलाता है। आयत एक समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज इसको क्यों बोला जा रहा है, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। तो यहाँ पे भी समांतर होती हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज में जो कोण होता है वह 90 अंश का नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए आयत के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, जो आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और सभी कोण 90 अंश के होते हैं। और अब विकर्णों के बारे में जान लीजिए। तो आयत के विकर्ण जो होते हैं उनकी भी लंबाई समान होती है, यानी कि
AC बराबर BD के होता है और ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समकोण पे नहीं काटते हैं, समकोण पे नहीं काटते हैं, लेकिन समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि AO बराबर OC के होता है और BO बराबर OD के होता है। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ गए आयत के विकर्ण के बारे में। तो ये याद रखिएगा, ये 90 अंश पे नहीं काटते हैं। ठीक है, तो आयत तो किसी भी तरीके का, मतलब इस तरीके से बिल्कुल पतला सा बन सकता है और इसके विकर्ण भी इस तरीके से बनेंगे। तो कहाँ 90 अंश पे काट रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि आयत के जो विकर्ण होते हैं वह एक दूसरे को 90 अंश पे नहीं काटते हैं, लेकिन बराबर भागों में बांट देते हैं। अब इसके बाद देखिए समचतुर्भुज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रोम्बस। तो रोम्बस क्या होता है? रोम्बस, आप एक वर्ग लीजिए, वर्ग को टिल्ट कर दीजिए, वर्ग को थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा रोम्बस। तो ये मैं क्यों कह रहा हूं, तो देखिए परिभाषा, एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं समचतुर्भुज कहलाता है। अब इसके बारे में बस इतना ही है कि सारी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसमें जो कोण होता है वह समकोण नहीं होता है, 90 अंश का नहीं होता है। ठीक है, अगर 90 अंश का हो जाएगा तो वर्ग बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे केवल भुजाएं जो होती हैं वह आपस में समान होती हैं, यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA होता है, लेकिन यहाँ पे कोण 90 अंश के नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की जो माप होती है समान होती है और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसमें जो आमने सामने के कोण होते हैं, यानी कि ये जो A पे बना कोण C के बराबर होगा और ये जो B पे बना कोण होगा वह D पे बने कोण के बराबर होगा। तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और इसकी विशेषता सुनिए कि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण जो है वह एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं और बराबर भागों में बांटते हैं, यानी कि AO बराबर OC के होता है। ठीक है, तो सारी चीजें वर्ग जैसी ही हैं, बस क्या चीज अलग है, बस एक चीज अलग है इसमें कि जो कोण होते हैं वह 90 अंश के नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप बस वर्ग को हल्का सा तिरछा कर दीजिए तो वो क्या बन जाता है, वह रोम्बस बन जाता है और कोण जो होते हैं वह 90 अंश के नहीं रह जाते हैं, बाकी सभी भुजाएं बराबर रहती ही हैं। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे समद्विभाजित करते ही करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे रोम्बस को, समचतुर्भुज को। अब इसके बाद देखिए चौथा जो हमारा चतुर्भुज है वह समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। अब ये क्या होता है, इसमें आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वह समांतर होती हैं। समांतर रेखाएं आपने पढ़ी हैं, मतलब ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, अनंत तक एक दूसरे को बराबर चलती रहती। जैसे रेल की पटरियां जो होती हैं वह एक दूसरे से क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, वो तो रेल की पटरियां तो मुड़ती भी हैं, लेकिन मुड़ी हुई पटरी आप इमेजिन मत करिए। जो बिल्कुल सीधी पटरी है उन्हीं पटरियों को आप लाइन की तरह इमेजिन करिए कि लाइन एक अनंत तक चलती जा रही हैं और एक दूसरे को काट नहीं रही हैं। तो ऐसे समांतर रेखाओं, जैसे दो समांतर रेखाएं इधर से और दो समांतर रेखाएं इधर से, जब ये दो समांतर रेखाएं इधर और दो समांतर रेखाएं इधर से काटती हैं एक दूसरे को और ये चार वर्टेक्स बनते हैं और चार भुजा से बंध हुई आकृति बनती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं समांतर चतुर्भुज। तो एक चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं AB समांतर है। ये देखिए जो आपको इस तरीके से चिन्ह दिख रहा है, ये समांतर रेखा का चिन्ह होता है, इसका मतलब होता है समांतर। जैसे AB एक रेखाखंड है, AB एक रेखा है, यह समांतर है, या AB एक भुजा है यहाँ पे, तो AB जो भुजा है वह समांतर है DC भुजा के या CD भुजा के। तो AB समांतर है CD के और इसी तरीके से AD जो समांतर है वह BC भुजा के समांतर है। ठीक है, तो आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, ये इतना कंडीशन होता है बस। अब इसके बाद देखिए सम्मुख भुजाएं जब
समांतर होती हैं तो इनकी जो लंबाई होती है वह समांतर होने के कारण ही समान हो जाती है, क्योंकि आप देखिए दो समांतर रेखाएं जब इधर से जा रही हैं और इनकी दूरी जो होती है, इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। ठीक है, समांतर रेखाओं की प्रॉपर्टी होती है कि इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। मतलब यहाँ 5 सेंटीमीटर है तो आप कहीं भी अनंत पे भी जा करके नापोगे तो वह 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो इसी तरीके से आप कह सकते हो कि ये दो रेखाएं जो हैं इनकी बीच की दूरी AD जो है वह BC के बराबर होगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, वह समान होती है और उसी एंगल पे नापी गई है। देखिए ये तो ये समान होनी ही होनी है। आपको समझ में आ रहा होगा कि समान होगी दूरी, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इस तरीके से सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वह समान होती हैं। समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाओं की लंबाई होती है AB बराबर जो होता है वह CD के होता है और BC बराबर होता है AD के। तो यहाँ पे ये आप समझ गए, सम्मुख भुजाएं समान हो गई। सम्मुख कोण जो होते हैं वह समान होते हैं। सम्मुख कोण आमने सामने के कोण, यानी कि जैसे रोम्बस में होता है, जैसे आपका समचतुर्भुज में होता है, वैसे ही यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे आमने सामने के जो कोण होते हैं वह समान होते हैं, वह सेम अंश माप के होते हैं। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। अब इसके बाद विकर्णों के बारे में देखिए तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं और 90 अंश पे नहीं काटते हैं। ठीक है, 90 अंश पे नहीं काटते हैं, ये ध्यान रखिएगा। समद्विभाजित करते हैं, जैसा कि रोम्बस में तो ये भी होता है कि 90 अंश पे भी काटते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आयत की तरह होता है कि बराबर भागों में तो बांट देते हैं लेकिन 90 अंश पे नहीं काटते हैं। तो इतना समझ गए आप समांतर चतुर्भुज के बारे में। अब अगला जो चतुर्भुज है इसके बारे में आपको पिछले चैप्टर में भी पढ़ना था और इस पे आधारित प्रश्नों को करना था, लेकिन अब इसीलिए मैंने, जब सारे चतुर्भुज आपको पढ़ने ही है, टाइप पढ़ने ही है, तो इसको मैंने यहाँ पे रखा है इस चैप्टर में। तो इसको हम समझेंगे, इस चतुर्भुज को, ये क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और इस पे आधारित जितने भी प्रश्न हमको करने थे, जितने प्रश्न बनते हैं, सारे प्रश्न हम लोग यहीं पे करेंगे। ठीक है, तो पांचवा जो चतुर्भुज है वह समलंब चतुर्भुज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रेपेजियम। अब इसमें क्या खास बात होती है, तो ट्रेपेजियम जो होता है इसकी परिभाषा आप देखिए, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म जो है वह समांतर हो तो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग देखिए क्या चीज है, जैसे समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की जो AB भुजा है वह CD के समांतर है और जो BC भुजा है वह AD के समांतर है। ठीक है, तो इस तरीके से दो युग्म जो हैं, दो जोड़े जो हैं समांतर रेखाओं के मिलके इस चतुर्भुज के को बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे केवल एक जोड़ा ऐसा होगा जो समांतर होगा। समझ पा रहे होंगे आप, केवल एक जोड़ा जो होगा वह समांतर होगा, बाकी जो बचा हुआ एक जोड़ा होगा आमने सामने का वह समांतर नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं AB जो रेखा है वह समांतर है DC के, बाकी ये आपको जो रेखा दिख रही है AD और BC, ये एक बिंदु पे जा करके एक दूसरे को काट देंगे। ठीक है, ये समांतर नहीं है, जबकि जो AB और DC हैं ये आपस में समांतर हैं। इनकी बीच की दूरी जो है वह हमेशा समान रहेगी अनंत तक। तो अब समझ में आ रहा होगा कि जो समलंब चतुर्भुज होता है इसका केवल एक युग्म जो होता है वह समांतर होता है। ठीक है, तो इस चतुर्भुज के बारे में इतना ही आप जानकारी रखिए, इतना ही इसमें पता होता है। और इस आधार पे अब यहाँ पे देखिए ऐसी चीजें हैं, ना तो आपको भुजाएं बराबर मिलेंगी। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ना तो आपको भुजाएं बराबर मिले, कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर ना मिले, और यहाँ पे विकर्ण भी ये देखिए बिल्कुल अलग सा बनने वाला चतुर्भुज है। ठीक है, कोई कहीं भी दो समांतर रेखाएं इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे और उसके बाद यहाँ पे आप फिर मिला दीजिए, ये क्या बन जाएगा, ये एक समलंब चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कोई भुजा एक दूसरे के बराबर हो, सम्मुख कोण बराबर हो, तो यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉपर्टी ये
फॉलो ही नहीं करता है, विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं फॉलो होती है। यहाँ पे बस हमको पता होता है कि एक जोड़ा जो है वह समांतर है, और जो जोड़ा समांतर है वह दिखता भी है चतुर्भुज में देखने पे, क्योंकि जो दूरी है वह यहाँ पे बराबर रहेगी। ठीक, अब इसके बाद समलंब चतुर्भुज आप समझ गए। इसके बाद देखिए पतंग, काइट, लास्ट जो प्रकार है चतुर्भुज का वह यही है, पतंग। यह क्या है? तो पतंग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसका संलग्न भुजाएं जो होती हैं, इन संलग्न भुजाओं के दो युग्म जो होते हैं वह बराबर होते हैं। अब संलग्न भुजाओं के जो दोनों युग्म होते हैं वह बराबर होते हैं। संलग्न भुजा आपको पता ही है कि जो एक कॉमन बिंदु होता है, ठीक है। संलग्न भुजाओं के 4 युग्म होते हैं, आपको पता है। उसमें से 2 युग्म जो होते हैं वह बराबर होते हैं। अब जैसे यहां से कह सकते हैं हम लोग कि AB संलग्न भुजा है AD की, लेकिन ये नहीं, कोई 2 युग्म जो होते हैं वह बराबर होते हैं। जैसे कि ये AD जो है और DC ये आपस में बराबर हैं, और इसी तरीके से जो AB है और BC है ये आपस में बराबर लंबाई के हैं। तो ऐसी चतुर्भुज जिसकी संलग्न भुजाओं के 2 युग्म बराबर होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पतंग कहते हैं, काइट कहते हैं। इसी तरीके से जो पतंग आप लोग उड़ाते हैं कुछ इसी तरीके से बनती है, ठीक है। वहां पे तो आपको चारों भुजाएं बराबर दिखती होंगी, लेकिन अगर पीछे के हिस्से को और लंबा खींच दिया जाए तो क्या होगा? पतंग। इस तरीके से चतुर्भुज जो पतंग यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं उसका रूप ले लेगी, ठीक है। तो इस पे आपके प्रश्न नहीं बनते हैं। आपका ज्यादा प्रश्न जो होता है वह समलंब चतुर्भुज पे ही बनता है। ज्यादा प्रश्न अगर हम लोग कहें तो इसी तरीके से चतुर्भुज से बनेगा, चतुर्भुज के अलग अलग प्रकार से बनेगा। पतंग से कम ही प्रश्न बनते हैं। और यहाँ पे हमने 6 प्रकार जो है वह देख लिया, और 6 प्रकार मैंने आपको विशेषताएं बता दी, प्रॉपर्टीज क्या होती है बता दिया। उम्मीद है कि ये 6 प्रकार आपको समझ में आ गया होगा चतुर्भुज के। अब कुछ प्रश्न, कुछ फैक्ट्स और जान लीजिए आप यहाँ पे चतुर्भुज से जुड़ा जो आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, जैसे आप त्रिभुज में जानते होंगे, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है? 180 अंश होता है। वैसे ही यहाँ पे चतुर्भुज के अंतः कोणों का जो योग होता है वह 360 अंश होता है। कोई भी चतुर्भुज हो उसके चारों जो अंतः कोण होंगे उनका जो योग होगा वह क्या होगा? वह 360 अंश होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे। देखिए, प्रश्न दिया है किसी चतुर्भुज के अंतः कोण बराबर हैं, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अंतः कोण बताया दिया है यहाँ पे कि बराबर है, तो चारों कोणों का हमको मान बताना है। तो यहाँ पे मान लिया कि चतुर्भुज का जो एक कोण है वह x अंश का है। अब चारों कोण बराबर हैं तो चारों कोण क्या हो जाएंगे? x अंश x अंश x अंश के हो जाएंगे। और इन चारों कोणों को जोड़ेंगे तो मान क्या आना चाहिए? 360 अंश, क्योंकि कोई भी चतुर्भुज हो उसके चारों कोणों का जो योग होता है वह 360 अंश होता है। तो यहाँ से हम समीकरण बना लेंगे प्रश्नानुसार। चारों x को, चारों कोणों को जोड़ देंगे, बराबर दिखा देंगे 360 अंश। तो 4x बराबर हो जाएगा 360 अंश और x बराबर हो जाएगा 90 अंश। तो चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का जो मान हो जाएगा वह 90 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बस चारों कोणों का हमको मान निकालना था, मान निकल गया। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यदि चतुर्भुज के अंतः कोण का अनुपात 3:4:5:6 हो तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो 4 कोण हैं उनमें जो अनुपात है वह 3:4:5:6 का है। मतलब कि एक कोण अगर 3 अंश है तो दूसरा 4 अंश है, तीसरा 5 अंश है और चौथा 6 अंश है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, चारों कोणों का जो योग आना चाहिए वह 360 अंश आना चाहिए, ठीक है। तो ये अनुपात में दिया गया है। अब हम लोग जब अनुपात जहां भी दिया रहता है, ठीक है, वहां पे हम उसी अनुपात में मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर पहले कोण को 3x मानेंगे तो दूसरा 4x होगा, तीसरा 5x होगा और चौथा जो होगा वह 6x होगा। तो माना चतुर्भुज के अंतः कोण 3x, 4x, 5x और 6x है। तो यहाँ पे अंतः कोणों का जो योग हो जाएगा वह 360 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे
हम चारों अंतःकोणों का योग कर लेंगे, यानी कि 3x धन 4x धन 5x धन 6x वो बराबर दिखा देंगे 360 अंश के, और ये सब जोड़ेंगे 3x 4x 7x और 5x 12x और धन 6x 18x। 18x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के। x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 20 अंश। अब x का मान मिल गया 20 अंश। अब हमने मान रखा था कोणों को 3x, तो 3 गुणे 20 अंश कितना हो जाएगा 60 अंश। 4x कितना हो जाएगा 80 अंश और 5x हो जाएगा 100 अंश और 6x हो जाएगा 120 अंश। तो इस तरीके से चारों कोणों का मान निकल जाएगा 60 अंश, 80 अंश, 100 अंश, 120 अंश। ठीक है, तो यही हमको यहाँ पे निकालना था। अब आप समझ गए होंगे, इस तरीके के भी प्रश्न छोटे मोटे आपके 1 नंबर में तिलक उत्तरी बन सकते हैं। इस पे ये तो केवल चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है, इस पे आधारित प्रश्न थे। अब सारे चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज के प्रकार कितने होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सारी चीजें आप समझ गए। अब यहाँ तक उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा, पूरा आपको समझ में आया है। तो इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए, लाइक का बटन आपको दिख रहा होगा यूट्यूब पे। अब इसी तरीके से आप शेयर कर दीजिए। देखिए अधिक से अधिक कम से कम 5 मित्रों में शेयर करेंगे आप, तो कम समय में सभी लोग पढ़ पाएंगे। और इसमें पढ़ाई को आप शेयर करेंगे तो ज्यादा बेहतर काम होगा, क्योंकि YouTube जो होता है वह पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ाता है, ज्यादा लोग को नहीं दिखाता है, एंटरटेनमेंट वीडियोस में फंसाए रहता है आप लोगों को। तो इसलिए अधिक से अधिक आप शेयर करिए ताकि सभी लोगों तक पढ़ाई वाली वीडियोस पहुंचे और अधिक से अधिक सभी लोग अपनी तैयारी बेहतर कर पाए। तो जो खास मित्र हैं, जो ग्रुप हैं, उनमें आप शेयर करिए। और यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो यस कमेंट जरूर करिए। ठीक है, आपको समझ में आया तो आपको कमेंट करना ही करना है, आप कमेंट जरूर करिए। और जो नहीं समझ में आया है वो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कमेंट करना, तो वो भी कमेंट करके बताइए कि हाँ मुझे यहाँ पे ये चीज नहीं समझ में आई। ठीक है, और एक बार और वीडियो को देखिए, अगर चीजें नहीं क्लियर हो रही हैं तो दोबारा देखिए, और फिर नहीं समझ में आ रहा तो फिर कमेंट करिए। तो इस तरीके से आप बहुत सारे लोग जब कमेंट कर दोगे तो चीजें क्लियर हो जाती हैं कहाँ आप लोग को नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइए। और वैसे तो आप लोग सभी लोगों को चीजें समझ में आती हैं, आप लोग का कमेंट मुझे मिलता है वीडियोस के बारे में कि हाँ वीडियोस कैसे लग रहे हैं, क्लासेस कैसी लग रही हैं। तो ये भी जरूर कमेंट करके बता दिया करिए कि क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। और अभी तक अगर आप में से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। और इसी तरीके से आप चैनल से बने रहिए। एकदम बेहतरीन ढंग से तैयारी करने के लिए हम आपके लिए लाए हैं DLED 4th सेमेस्टर का कोर्स, जो ऐप पे उपलब्ध है। कोर्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। 4th सेमेस्टर फिर अलग से कहीं कुछ आपको देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ना आपको किताब लेना है, ना सीरीज लेना है, आपको बस 4th सेमेस्टर कोर्स ले लेना है। आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको चैप्टर वाइज सभी क्लासेस मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, राजन पवन सीरीज का पूरा PDF मिल जाएगा, पूरा सॉल्व मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे मिल जाएंगे, मास्टर क्लास, मॉडल पेपर, डाउट सेशन, ये सारी चीजें आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट पे मिलेंगी। ऐप का लिंक नीचे दिया गया है, या सीधे प्ले स्टोर पे सर्च करिए टारगेट यूपी टेट सीटेट, वहां से डाउनलोड करिए। कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमारा नंबर दिया गया है 7705 95 45 49, उस पर कॉन्टेक्ट करिए, कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, कुछ भी करिए। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी वो आप हमसे साझा करिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। समलंब चतुर्भुज को अच्छे से पढ़ना है हमको, और उस पर आधारित प्रश्नों को करना है। उसके बाद चक्रीय चतुर्भुज पढ़ना है। तो सारी चीजें बहुत अच्छे से बेसिक ढंग से आपको समझाई जा रही हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।